जी अस्सलाम वालेकुम। जो हम मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे कोर्स का जो थर्ड मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ द नेस्टेड डिज़ाइन। पहले भी इस चीज़ को बार बार डिस्कस किया जा चुका है कि चाहे वो फैक्टोरियल हो, स्प्लिट प्लॉट हो या जो आज का हम नेस्टेड डिज़ाइन पढ़ेंगे, इसमें अगर आपको डेटा दे दिया जाए तो अब डेटे को जस्ट डेटे की आउटलुक को देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये फैक्टोरियल है, सेपरेट प्लॉट है या ये नेस्टेड डिज़ाइन है। ठीक, या ये नेस्टेड डिज़ाइन है। ये तो आपको जो डेटा अप्लाई किया गया यानी कि उसका जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया उससे आपको आइडिया होगा कि ये फैक्टोरियल के साथ एनालिसिस होना है, सेपरेट प्लॉट के साथ या नेस्टेड डिज़ाइन के साथ। देखें, स्प्लिट प्लॉट में तो मैं बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसकी 3 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें अगर आपको वर्ड नज़र आए कि जी ये जो पहला फैक्टर है ये लार्जर यूनिट पर अप्लाई हुआ है और बाकी फैक्टर स्मॉलर यूनिट पर अप्लाई हुए हैं, तो आपको गैस हो गया कि ये तो स्प्लिट प्लॉट के साथ है। या इस तरह की कोई इंडिकेशन हो कि एक फैक्टर के मतलब आपको ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर है एज़ कंपेयर टू अनदर फैक्टर, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी स्प्लिट प्लॉट के साथ है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो रेलेवेंट है कि फैक्टोरियल के साथ उसका काफ़ी आप समझ लें कि क्लोज बनता है ये। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे आप इसको फैक्टोरियल से सेपरेट करोगे। इन सर्टन मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स द लेवल्स ऑफ वन फैक्टर, इसका मतलब ज़्यादा फैक्टर होंगे, द लेवल्स ऑफ वन फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मैंने बी कह दिया है, आर सिमिलर। लेवल्स ऑफ वन फैक्टर आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। बस ये 2 लफ्ज़ हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ द नेस्टेड डिज़ाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टोरियल। देखिए, इसमें भी 2 ही फैक्टर्स हैं, ए और बी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक, इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। अब आइडेंटिकल और सिमिलर के वर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फैक्टर हैं। एक आपके पास फर्टिलाइज़र है F1, लाइक फर्टिलाइज़र है, और आप उस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना चाहते हैं विद डिफरेंट सीड रेट के साथ। F1 फर्टिलाइज़र, ठीक, और इसको 2 डिफरेंट सीड रेट पे जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हैं। फर्टिलाइज़र आपने अप्लाई की और इसके 2 लेवल्स कह लें। एक है उस फर्टिलाइज़र का फर्स्ट लेवल दैट इज़ 10 kg पर प्लॉट, कि जी आप रीड के ऊपर इम्पैक्ट देखना चाहते हो और आपने इसका एक लेवल रखा हुआ है 10, और उसी फर्टिलाइज़र का टाइप वही है और उसी फर्टिलाइज़र का है 12 kg पर प्लॉट। ठीक, फर्ज करें, चले मैं इधर इसको थोड़ा चेंज करता हूं। इधर एक फैक्टर है वैरायटी और फर्टिलाइजर के एक्चुअली 2 लेवल आपने यूज किए हुए हैं। ये है वैरायटी 1 और उसके ऊपर आपने फर्टिलाइजर के 2 लेवल्स जो हैं वो यूज किए हुए हैं। इसी तरह से वैरायटी 2, इस पर भी आपने इसी फर्टिलाइजर के 2 लेवल यूज किए हुए हैं, 10 kg, और दूसरी वैरायटी के ऊपर भी 12 kg उसी फर्टिलाइजर के। अब देखिएगा, ये जो 10 kg आपने फर्टिलाइजर यूज की हुई है और ये जो 10 kg फर्टिलाइजर यूज की हुई है, फर्टिलाइजर तो वही है ना, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ये 10 kg फर्टिलाइजर कोई और चीज है और ये 10 kg फर्टिलाइजर कुछ और है। भाई वही वैरायटी है, फर्टिलाइजर वही फर्टिलाइजर है, ये वो भी 10 kg वही है और यही 10 kg यहां पर भी है, कोई फर्क नहीं। अगर आप ऐसा करें इसको इधर रख दें इसको इधर रख दें तो आप कहें जी कोई फर्क नहीं, ठीक है। इन फैक्टर्स को हम कहते हैं कि ये फैक्टर आइडेंटिकल हैं। क्या है ये? आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं। आइडेंटिकल से मुराद एक ही बात है। अगर मैं कह दूं कि ये 10 kg के बैग पड़े हुए हैं, उसी फर्टिलाइजर के 10-10 kg के बैग हैं, तो आप कहें जी एक ही जैसे जौन सा मर्जी बैग पिक कर ले, है वही फर्टिलाइजर, वजन वही 10 kg है। तो इसे हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स कैसे हैं? ये जो फैक्टर्स हैं ये
आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं। अब ज़रा देखिएगा कि सिमिलर फैक्टर्स क्या है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ़र्ज करें आपके पास दो स्कूल्स हैं, स्कूल 1 और स्कूल 2, दो स्कूल्स हैं। आपने हर स्कूल से तीन तीन स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हुए हैं ताकि आप उनका कोई कंपैरिजन कर सके कौन सा स्कूल बेहतर है। और उसके अंदर अब जो पहला स्कूल है उसमें ये तीन आपने चाइल्ड वहां से पिक किए। स्कूल 1 का चाइल्ड 1, स्कूल 1 से ही दूसरा चाइल्ड भी आपने लिया, कोई आपने उनको एग्ज़ाम या इस तरह की कोई एनालिसिस आपने उनको अप्लाई करना था, टीचिंग मेथड। और सिमिलरली स्कूल 2 से भी चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 एंड सो ऑन, 2 और 3। चाइल्ड 1 सिमिलरिटी इनमें यह है कि ये दोनों चाइल्ड ही हैं, यानी कि ये स्टूडेंट ही हैं। ये नहीं है कि ये स्टूडेंट है, यहां से आपने स्टूडेंट ले लिया और दूसरे स्कूल से आप कहें जी कि हमने ये टीचर ले लिया, ऐसा नहीं है। दोनों चाइल्ड हैं लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। देखिए ये चाइल्ड 1 जरूर है लेकिन ये इस स्कूल का चाइल्ड 1 है, ये भी इसी चाइल्ड है लेकिन ये स्कूल का है। अगर आप कहें जी इस चाइल्ड को इधर रख दें और इसको इधर रख दें तो एक ही बात, भाई वो स्कूल 1 का चाइल्ड 1 है, वो स्कूल 2 का चाइल्ड 1 है। ऐसा ही है ना, है सिमिलरिटी इनमें है, ये जी चाइल्ड ही है, ये है सिमिलरिटी। एक जैसे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ये एक जैसे नहीं है। तो यही फर्क है इन फैक्टर्स में कि हमारे पास जो फैक्टोरियल होता है उसमें फैक्टर्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो नेस्टेड डिजाइन होता है उसमें फैक्टर सिमिलर होते हैं। तो हम लफ्ज बोलते हैं कि जो एक फैक्टर है वो दूसरे के अंदर क्या है, नेस्टेड है, वो इसके लिए स्पेसिफिक है। आप कहें जी कि ये इसी के लिंक के साथ, जस्ट लाइक पेरेंट और उसका चाइल्ड उसके अंदर नेस्टेड है, ठीक है ना। अब ये पेरेंट्स हैं, उनका पहला चाइल्ड और एक और पेरेंट्स का पहला चाइल्ड, दोनों पहले पहले चाइल्ड हैं, ये बात सिमिलर है। वो उस पेरेंट का पहला चाइल्ड और दूसरे पेरेंट का पहला चाइल्ड ये एक जैसे तो नहीं है ना, आइडेंटिकल तो नहीं है, सिमिलर जरूर है कि जी ये अपने पेरेंट्स के पहले पहले चाइल्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो नेस्टेड डिजाइन है उसके लिए हम लफ्ज बोलते या जाता है कि ये आइडेंटिकल डिजाइन है या नेस्टेड डिजाइन है, जिसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक। और कहा जाता है कि जो एक लेवल जो है वो नेस्टेड होगा अंडर द लेवल्स ऑफ द अदर फैक्टर। फैक्टर बी is said to be nested with another factor A if the levels of factor B exist only within the levels of factor A। exist only का मतलब ये स्पेसिफिक इसी के लिए है, मतलब ये चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, ये इसी पेरेंट्स का है। ये नहीं कह सकते जी इसको अगर आप दूसरे पेरेंट का भी तो फर्स्ट चाइल्ड कह सकते, तो नहीं कह सकते, ये एक जैसे नहीं है। और इन द क्रॉस्ड क्लासिफिकेशन जो कि फैक्टोरियल में होता है ना, क्रॉस्ड हम फैक्टर्स इंटरेक्शन भी लिखते हैं क्रॉस्ड। इन क्रॉस क्लासिफिकेशन द लेवल्स ऑफ फैक्टर बी आर आइडेंटिकल, द लेवल्स ऑफ फैक्टर बी आर आइडेंटिकल, वेयर एज इन नेस्टेड क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं द लेवल्स आर सिमिलर। तो यही फर्क है, आप देखेंगे, आप खुद अपने गैस करोगे कि हाँ वाकई ये जो फर्स्ट लेवल्स है ये है तो वही चीज, लेकिन ये एक जैसी आप इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो फैक्टोरियल में लेवल्स क्रॉस्ड होते हैं और नेस्टेड डिजाइन में फैक्टर जो होंगे वो सिमिलर होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू इस आइडिया को आप समझते हैं। अ कंपनी दैट बाइज रॉ मटेरियल इन बैचेस फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, कोई कंपनी है उनको कोई केमिकल सप्लाई करता है, डिफरेंट सप्लायर्स हैं, उनसे वो केमिकल लेते हैं और वो केमिकल डिफरेंट बैचेस में वो सप्लायर्स जो हैं वो उनको सप्लाई करता है। द प्योरिटी ऑफ दिस रॉ मटेरियल वेरीज कंसिडरेबली, और वो जो बैचेस हैं उसमें जो प्योरिटी है वो वेरी करती है, वो एक जैसी नहीं है।
अब वो सप्लायर टू सप्लायर भी वेरी कर सकती है, और इवन जो विद इन द सप्लायर हैं वो जो बैच उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें भी प्योरिटी जो है रॉ मटेरियल की प्योरिटी वो वेरी कर सकती है। इससे क्या होता है, विच काजेस प्रॉब्लम्स इन मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट। कहता है इसकी वजह से वो जो अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट में उनकी जो क्वालिटी कह दें या उनकी जो एंड प्रोडक्ट है उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है। अब डिफरेंट सप्लायर से उनको आ रहे हैं और डिफरेंट सप्लायर जो हैं वो डिफरेंट बैचेस में उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। We wish to determine whether the variability in purity is attributable to differences between the suppliers। क्या कहता है कि वो सप्लायर्स की वजह से ये वेरिएशन आ रही है, या बैचेस के जो सप्लायर की वजह से तो वेरिएशन नहीं है, वो जो आपको सप्लाई दे रहे हैं उनकी वेरिएशन तो नहीं है, लेकिन जो एक सप्लायर है उसके अंदर जो डिफरेंट बैचेस आपको मिल रहे हैं उसमें वेरिएशन आ रही है। इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया गया, 4 बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 3 सप्लायर्स। तो 3 सप्लायर से वो मटेरियल खरीदा जा रहा है और हर सप्लायर जो है वो 4-4 बैचेस में उनको मटेरियल सप्लाई कर रहा है। तो 4 बैचेस, तो अब आप ये समझेंगे कि एक फैक्टर जो है वो सप्लायर है जिसके 3 लेवल हैं, चूंकि 3 सप्लायर है, बैचेस एंड अदर फैक्टर, और उसके जो है वो 4 बैचेस जो हैं वो उनको सप्लाई के तौर पे तो हर सप्लायर 4 बैचेस उनको मटेरियल के सप्लाई कर रहा है। एंड 3 डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी आर मेड ऑन ईच बैच। अब हर सप्लायर जो उनको बैच प्रोवाइड करता है जो कि 4 बैचेस हैं, हर बैच से उन्होंने 3 डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी जो हैं वो उन्होंने सिलेक्ट की, रेप्लिकेट कह दे। एक फैक्टर सप्लायर विद 3 लेवल्स, अनदर फैक्टर बैचेस विद 4 लेवल्स, और उनको उसने हर से 3 प्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की। अब देखिए यहां पर कतन यही है कि ये फैक्टोरियल है, सेपरेट प्लॉट है या क्या है। अब जरा नोट आप करेंगे कि जी सप्लायर्स हैं और सप्लायर से बैचेस 4 बैच आ रहे हैं, सप्लायर और 4 बैच जो हैं वो इन सप्लायर से जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको बनाऊं, हम कहें जी सप्लायर बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लायर 1 और 4 बैच इससे आएंगे, ऐसे ही है ना, 4 बैच जो हैं वो सप्लायर, तो बैच 1 सप्लायर 1 और उसका बैच 1। इसी तरह से सेकंड सप्लायर से भी वो सप्लाई ले रहे हैं, वो भी बैच प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी कोई फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच और फोर्थ बैच उसका भी आएगा, ऐसे ही है। अब जरा नोट करिएगा, आल्दो ये बैचेस हैं, सिमिलर है, बैच ही है, वही चीज़ है, केमिकल वो सप्लायर 1 से भी वही केमिकल मिलता है, 2 से भी वही मिलता है, लेकिन इसका सप्लाई किया गया सप्लायर 1 का जो बैच 1 है और सप्लायर 2 का जो बैच 1 है वो एक जैसे तो नहीं है ना, आइडेंटिकल तो नहीं है। आप कहें जी एक ही बात है, अब उसका ले लें उसका ले लें, भाई वो सप्लायर 1 का बैच 1 है। जैसे आपका फर्ज करते वो सप्लाई देता है, आप कहें जी हमने बैच 1 पकड़ा था उसमें तो मसला आ रहा है, तो सप्लायर 1 कहेगा ना सर ये तो मेरा बैच नहीं है, ये तो उसका है, वो कहेगा केमिकल तो वही है, वो कहेगा बट इट इज नॉट माई बैच, ये मेरा बैच नहीं है। आप ये नहीं कह सकते जी कि बैच 1 किसी का भी हो तो एक ही बात होती, तो एक बात नहीं है ना। तो बैचेस आर नेस्टेड विद इन सप्लायर। तो अब इसका आपको ये आपके पास एक्चुअली टेबल है, 3 सप्लायर्स हैं, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, पहला बैच उस सप्लायर का लिया गया और 3 डिटर्मिनेशंस बनाई गई, रेप्लिकेट, ये 3 डिटर्मिनेशंस उनकी बनाई गई, 3 डिटर्मिनेशंस। इसी तरह से सप्लायर 1 का बैच 2 पिक किया गया, उससे भी 3, बैच 3 उससे भी 3 और बैच 4 उससे भी 3। तो ये ऑल टुगेदर टोटल आपका डेटा। अब देखें ये फैक्टोरियल भी है, सेपरेट प्लॉट भी लगता है, और ये बाकी एनालिसिस भी कर सकते हैं आप इसका। जी अब आते हैं इसके एनालिसिस की तरफ, और उसी तरह से जिस तरह से हम बाकी सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर आप इसका सही तौर पर अनोवा प्लेस कर सकें तो देन बाकी कैलकुलेशन हमारे लिए करना जो है वो क्वाइट ईजी हो जाएगा।
अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने रखना है सप्लायर्स। जो नेस्टेड है वो बाद में, इसमें बैजेस जो हैं वो नेस्टेड विद इन सप्लायर्स हैं। सप्लायर और उसके 4 बैजेस, बैच 1 स्पेसिफिक टू सप्लायर 1 उसके अंदर नेस्टेड है। ठीक, तो बैजेस जो हैं वो सप्लायर्स के अंदर नेस्टेड है। तो सबसे पहले तो आप रखेंगे सप्लायर और फिर रखेंगे जो नेस्टेड फैक्टर, बैजेस नेस्टेड है। और किसके अंदर वो नेस्टेड है वो इधर सप्लायर्स पे हम लिख देते हैं। ये लगता है ऐसे जैसे जी नेस्ट का मतलब तो होता है उसके अंदर रखें, लेकिन बहरहाल यही पैटर्न है कि जो फैक्टर सप्लायर्स एंड देन जो नेस्टेड फैक्टर है, जो नेस्टेड फैक्टर है वो बाद में, एंड देन एरर और टोटल। नो इंटरेक्शन, चूंकि ये क्रॉस नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है। ये देखिए दोनों फैक्टर आ गए हैं, सप्लायर्स भी आ गए हैं, बैजेस भी आ गए हैं, एंड देर इज नो इंटरेक्शन इफेक्ट, एरर और टोटल। यही फर्क है। उसमें हमने कहा था फैक्टर क्रॉस है तो इंटरेक्शन भी आएगी, और अगर फैक्टर क्रॉस नहीं है, नेस्टेड है, तो हम इस तरह से। अब इनका डीएफ कैसे प्लेस करना है, पहले तो हम टोटल डीएफ लिखते हैं। नंबर ऑफ सप्लायर्स जो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में 3 है, नंबर ऑफ बैजेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 है, नंबर ऑफ रेप्लिकेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 है, 36 टोटल ऑब्जर्वेशन है, -135। ये आपको क्लियर हो गया 35। इसके बाद सप्लायर्स हैं। अब जो हमारे पास सप्लायर्स हैं वो हमारे पास टोटल 3 है, और उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे वो 3-1 के साथ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे। अच्छा, अब आपने लिखनी है बैजेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन बैजेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम हर सप्लायर के लिए आपने अलहदा से लिखनी है, चूंकि हर बैजेस जो हैं वो सप्लायर्स के अंदर नेस्टेड हैं। अब पहला जो सप्लायर है उसके 4 बैज हैं। अगर मैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखूं तो मैं कह दूंगा कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है पहले सप्लायर्स के लिए। अब दूसरा जो सप्लायर है उसके भी 4 बैज हैं, तो दूसरे सप्लायर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो भी इसमें प्लस कर लें, पहले सप्लायर की और दूसरे सप्लायर की। तीसरा सप्लायर है उसके भी 4 ही बैज है, उसकी भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। 3 3 3 6 3 9, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको क्लियर हो गई। अब जरा मैंने इस फार्मूले को कैसे लिखा जरा देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर कोई एक ही चीज, सेम चीज बार बार जमा करनी पड़ रही है, जैसे ये वाली है, अगर मैं इसे लिखूं तो आप कह सकते हैं ना कि ये सर B-1 है, नंबर ऑफ बैजेस -1, ये नंबर ऑफ बैजेस -1 है। तो मैं इसको लिख देता हूं नंबर ऑफ बैजेस को स्मॉल लेटर b से -1, ये जो 3 है। अब ये कितनी दफा आपको ऐड करना है? आप कहेंगे सर हमने इसको 3 दफा ऐड करना, और 3 क्या चीज है? सप्लायर्स की तादाद। कोई चीज बार बार, वही चीज बार बार ऐड करनी हो तो B-1 को आपने 3 दफा ऐड करना है। B-1 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बैजेस विद इन 1 सप्लायर, और हर सप्लायर के लिए यही रहेगी। तो फिर बार बार यही चीज ऐड करनी है। कितनी दफा ये चीज ऐड करनी है जी? जितने सप्लायर्स हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करते ना। तो कितने सप्लायर हैं? S 3, तो 3 सप्लायर हैं, और हर सप्लायर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 4-1 है। 4-1, तो 3 3 3 9, ये 3 3 9। अब आ जाती है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल, टोटल में से ये दोनों माइनस कर दें। टोटल में से ये दोनों चीजें जो हैं वो आप माइनस कर देंगे। और अगर आप इसको फार्मूले के तौर पर देखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि जी जो रेप्लिकेट की जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो, और जितने सेल्स हैं सबके लिए S इंटू बी। S हमारे पास 3 है, B हमारे पास बैजेस की तादाद 4 है, इंटू रेप्लिकेट -1, ताकि ये उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरह आ जाए। 12 और उसको 2 से ज़रब दे दे 24, ये 12 और 2 से ज़रब 24 आ गए। आई थिंक सो आपको नेस्टेड डिजाइन का अनोवा क्लियर हो गया। फैक्टर, नेस्टेड फैक्टर, एरर,
और टोटल। अब इसके सम ऑफ स्केयर्स, एक बात तो हमें बड़ी क्लियर हो गई कि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं आनी क्योंकि ये क्रॉस फैक्टर्स नहीं है। टोटल सम ऑफ स्केयर एज यूजुअल, हर इंडिविजुअल रीडिंग्स को स्केयर करेंगे और सम करेंगे, तो ये टोटल सम ऑफ स्केयर्स आ जाएगा। ये वाला 94 का स्केयर सम, 92 का स्केयर सम, 93 का स्केयर सम, तो टोटल सम ऑफ स्केयर्स आ जाएंगे, ठीक, माइनस द करेक्शन फैक्टर। और ये वो चीज़ें हैं जो कि आप फर्स्ट से स्टार्ट किया, जब सीआरडी पढ़ा, आरसीबीडी पढ़ा, तो हम में ऐसे ही एक ही तरह से कर रहे हैं। तो 148.31 ये आपके पास टोटल सम ऑफ स्केयर्स आ गया, 148.31। अब हमने वही पैटर्न अडॉप्ट करना है सप्लायर्स के सम ऑफ स्केयर्स। अच्छा, ये चीज़ आप नोट करनी है कि आल्दो इसमें कोई इंटरेक्शन आपने नहीं कैलकुलेट करनी, लेकिन आपने इसमें सप्लायर्स के सम ऑफ स्केयर्स कैलकुलेट करने हैं और फिर बैजेस विद इन सप्लायर कैलकुलेट करना, बैजेस विद इन सप्लायर। तो आप क्या करेंगे, बैजेस इनटू सप्लायर सब टेबल बनाएंगे, बैजेस इनटू सप्लायर। अब देखें एक साइड पर 3 सप्लायर हैं और एक चार बैज हैं। यहां पर क्या आएगा, सप्लायर 1 के बैज 1 का टोटल आएगा, सप्लायर 1 ये है, बैज 1 ये है, और इनका टोटल आ जाएगा 4 और 2 6 7 8 9 और 27 279 आ गया। यानी कि आपने इसमें क्या करना है, रेप्लिकेट्स तो दिए हुए हों, क्योंकि हर सप्लायर का एक बैच है और हर बैच के 3 रेप्लिकेट्स हैं, तो मैं कहूंगा सप्लायर 1 के बैच 1 का टोटल क्या बनता, तो तीनों रेप्लिकेट को ऐड करके आप इसका टोटल बना देंगे। सप्लायर्स के सम ऑफ स्केयर्स कैलकुलेट करने हैं, तो सप्लायर्स के टोटल यूज कर लें। सप्लायर 1 का टोटल ये आ रहा है, सप्लायर 2 का टोटल, सप्लायर 3 का टोटल, तो ये टोटल यूज कर लिए गए। अब हर टोटल कितने ऑब्जर्वेशन का है उससे उसको डिवाइड भी करना है। अब जो सप्लायर 1 है, आप कहेंगे कि सर ये 1 2 3 4 का टोटल है, बेसिकली इटसेल्फ ये 3 का टोटल है, ये भी 3 का टोटल है, 12 ऑब्जर्वेशंस का ये टोटल बनता है। जो सप्लायर्स के टोटल्स हैं दैट इज 1111, ये ऑब्जर्वेशंस चूंकि 279 इटसेल्फ 3 रीडिंग का सम है, ऐसा ही है ना। और वो तरीका पहले भी आपको बताया हुआ है, वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। एस एक सप्लायर के टोटल लेवल लिख लें, बी बैजेस के टोटल लेवल लिख लें, और आर रेप्लिकेट टोटल लिख लें। अब सप्लायर का जिक्र है, ये काट दें। बैज हैं टोटल 4, रेप्लिकेट टोटल हैं 3, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बता देगा, ये बताएगा कि सप्लायर्स के टोटल करने में कितनी रीडिंग टोटल इस्तेमाल हो रही है, तो 12। ये तो हो गया आपके पास सप्लायर्स। अच्छा, जो आपने सप्लायर और बैजेस विद इन सप्लायर कैलकुलेट करना है, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बिल्कुल इंटरेक्शन की तरह ये डायरेक्ट नहीं आएगा। आप पहले कैलकुलेट करेंगे सप्लायर इनटू बैजेस सब टेबल एसेस, बिल्कुल जैसे इंटरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट करनी नहीं है। तो सप्लायर इनटू बैजेस सब टेबल एसेस। अब आपने इनसाइड द बॉडी ये जो है ये वाले टोटल यूज करने हैं। सप्लायर्स के लिए ये वाले टोटल, रिमेंबर बैजेस के सम ऑफ स्केयर्स नहीं लेने, हमने निकालने हैं बैजेस विद इन सप्लायर, सप्लायर के अंदर जो बैजेस आ रहे हैं उनके सम ऑफ स्केयर्स हमने एक्चुअली लेने हैं। तो ये टोटल यूज करेंगे 279। अब ये 279 कितनी ऑब्जर्वेशन का सम है, 3 का ऑब्जर्वेशन का सम है ना। तो हर सम को यूज किया और जितने ऑब्जर्वेशंस का सम है उससे डिवाइड कर दिया, माइनस द करेक्शन फैक्टर, और ये आपके पास आ गया 84.97। ये किसका सम ऑफ स्केयर आया है, ये आ रहा है सप्लायर इनटू बैजेस सब टेबल एसेस, ठीक। लेकिन इसमें से हमने सिर्फ सेपरेट करना है बैजेस विद इन सप्लायर, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो नोवा में एंट्री आनी है, एक आनी है सप्लायर और एक आनी है बैजेस विद इन सप्लायर्स। जो आपने सब टेबल एंट्रीज कैलकुलेट की हुई हैं ये वाली, इस सब टेबल एंट्रीज में से
आपने सप्लायर्स की निकाल देनी, बस बैजेस की रहने देनी है। तो ये बन जाएगा बैजेस विद इन सप्लायर। बिल्कुल आप ये समझें कि वो याद करें स्प्लिट प्लॉट में एरर, मेन प्लॉट एरर बिल्कुल हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था। मेन प्लॉट एरर को देख लीजिएगा, सीआरडी में मेन प्लॉट एरर बिल्कुल हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था। तो ये एक, जब आप कहते हैं ना वो, आप उधर समझ लें कि बिल्कुल वो जो रेप्लिकेट था वो नेस्टेड विद इन मेन फैक्टर था। अब यहां पर क्या है, बैजेस नेस्टेड विद इन सप्लायर्स हैं। बाप ने सप्लायर इनटू बैजेस के सब टेबल्स की एंट्रीज कैलकुलेट कर देनी है, इसमें से सप्लायर्स की निकाल देंगे और बैजेस उधर बैजेस की आ जाएगी, और ये आपके पास आ गया 69.91। और टोटल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये टोटल, इसमें से सप्लायर्स की 15.06 माइनस कर दें, बैजेस विद इन सप्लायर माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा रेजिडुअल एरर बचेगा 63.33। इसके बाद आप इसको अपने नोवा टेबल की एंट्रीज में प्लेस कर लेंगे। तो अभी आपको ये 4 एंट्रीज जो हैं ये मैंने आपको कैलकुलेट करवाई, ये 4 एंट्रीज, ठीक। अब आप इनके मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे। वो आपको पता है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर्स हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए अब आप इनको डिवाइड कर देंगे इनके रिस्पेक्टिव डीएफ पे। जब आप इनको इनके रिस्पेक्टिव डीएफ पे डिवाइड कर देंगे तो ये मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा। अब आपने एफ कैलकुलेट करना है, एफ टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एफ टेस्ट क्या है, ये वो वाली रीडिंग होगी जिसकी बेस पे आप बेसिकली चेक करेंगे कि क्या सप्लायर में प्योरिटी का डिफरेंस है, सप्लायर टू सप्लायर, 3 सप्लायर है, या तीनों सप्लायर एक जैसे ही मटेरियल की प्योरिटी दे रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, या हर सप्लायर के अंदर के जो बैचेस आ रहे हैं क्या उनमें फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहां हमारा कंसर्न ये नहीं है किस में ज्यादा है, हमारा कंसर्न है इसमें वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये एक जैसा आना चाहिए। ये नहीं एक बैच में इम्प्योरिटी की वेरिएशन बहुत ज्यादा है और दूसरे प्योरिटी की वेरिएशन बहुत कम है, हमारा इससे कंसर्न नहीं। हमारा कंसर्न है एक जैसी प्योरिटी आ रही है या नहीं, क्या वो सप्लायर टू सप्लायर वो वेरिएशन आ रही है, या सप्लायर टू सप्लायर तो वेरिएशन नहीं है लेकिन विद इन सप्लायर जो बैच आ रहे हैं उनमें वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। इसके लिए जो टेक्निकल पॉइंट है, यानी कि जो आप समझ लें कि आप किस लेवल तक तो नहीं हम डिस्कस करते, कि जब आपने एफ कैलकुलेटेड बनानी है दो, एक सप्लायर के लिए और एक बैचेस के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये जो सप्लायर की हम लोग बनाएंगे इसके लिए एरर का रोल प्ले करेगा बैजेस विद इन सप्लायर, और इसके लिए एरर का रोल पड़ेगा जो मेन एरर आ गया ये वाला। बिल्कुल आप इसको स्प्लिट प्लॉट ही समझें, ऐसे ही था ना, मेन के लिए मेन एरर चूज हुआ था और बाकी दूसरे के लिए, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे नहीं है। तो इसके लिए जो एरर यूज करना है वो ये वाला होगा, और ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने नीचे जो है वो प्लेस किया हुआ है कि अगर सप्लायर की एफ कैलकुलेशन करनी है वो, तो आप क्या करोगे, मीन सम फॉर सप्लायर्स जो कि ये वाले हैं 7.53 डिवाइडेड बाय मीन सम फॉर बैजेस विद इन सप्लायर ये वाले, दैट इज 7.77, ठीक। और अगर मैं इसको अगर एक कैलकुलेटर से भी परफॉर्म करें हम, तो 7.53 डिवाइडेड बाय 7.77, तो आंसर आपके पास जो है डेसिमल में कन्वर्जन के बाद ये 0.97 राउंड फिगर में आ गया अगर 2 डेसिमल्स पे जाएं, ठीक। और जो दूसरा है बैजेस विद इन सप्लायर, फॉर बैजेस विद इन सप्लायर एफ कैसे करना है, मीन स्क्वायर फॉर बैजेस विद इन सप्लायर जो कि 7.77 है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 2.64 से, और अगर आप इसे डेसिमल्स में लेके जाओ तो 2.94, तो 2.94 इंपॉर्टेंटली। अच्छा आगे मेरे इसमें मैंने बेसिकली टेबल वैल्यूज नहीं प्लेस कर सका, शायद मिस होगी मुझसे, लेकिन
अगर आपने इसके लिए टेबल वैल्यूज नोट करनी है तो जो पहला है इसकी टेबल वैल्यू आप देखोगे एफ टेबल, जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है मेंशन ना भी हो तो दैट्स रूटीनली हम 5% को चूज करते हैं। लेकिन इसकी जो 2 डिग्री फ्रीडम आएगी न्यूमिनेटर में कौन था, सप्लायर्स का 2, और इसका जो डिनोमिनेटर था वो बेसिकली क्या था, वो था बैजेस विद इन सप्लायर। तो 2 9 पर इसे चेक करेंगे, 2 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबल वैल्यू देख के लेंगे। और अगर टेबल में आपको कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्ट नहीं मिल रही, फर्ज करें आप कहते हैं सर 9 पर नहीं थी 10 पर अवेलेबल थी तो आप कोई बात नहीं, राउंड फिगर में 10 ले ले, वो ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट जो उसके करीब है, अगर आप कहें जी 8 भी थी और 10 भी थी तो किस पे, तो फिर दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। और बल्कि अगर 9 है और आप कहो जी 8 पर अवेलेबल थी और 10 पर अवेलेबल थी, आप दोनों लेके उसकी एवरेज कर दोगे, वो 9 पर आ जाएगी राउंड फिगर में, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन क्लोजेस्ट आ जाएगी उसके। इसी तरह से जो सेकंड वन था उसकी एफ कैलकुलेशन में न्यूमिनेटर में हमने रखा था बैजेस, और बैजेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 9। तो यहां अगर आप टेबल देखोगे एफ वैल्यूज के साथ तो वो आपको पहले आएगी न्यूमिनेटर की, न्यूमिनेटर में था बैजेस जिसकी 9, और डिनोमिनेटर में क्या है, एरर, मीन स्क्वायर एरर, और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 24, तो यहां 24। और आप टेबल वैल्यूज तो बहाल यहां पर मैंने नहीं प्लेस की, मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप टेबल से देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये है। अब होता ये है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम हो तो हम स्टेटमेंट लिखने की बजाय ऊपर एक एनएस लिख देते हैं। एनएस स्टैंड्स फॉर नॉट सिग्निफिकेंट। सप्लाई टू सप्लायर वेरिएशन आ रही है, बहुत मामूली है, बड़ी वाजे नहीं है, तो लफ्ज लिख दिया जाता है नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये कंफर्म हो गया कि सप्लायर टू सप्लायर जो वेरिएशन है कि वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आ रही। सप्लायर टू सप्लायर जो प्योरिटी की वेरिएशन सप्लाई में है वो एक जैसी है। और अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से इंक्रीज कर जाए तो फिर हम उसके ऊपर स्टैरिक का वर्ड प्लेस कर देते हैं। स्टैरिक स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट, एस नहीं लिखा जाता, ट्रेडिशनली हम स्टैरिक लगा देते हैं। स्टैरिक स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, किसमें, बैजेस में। तो आपको अब ये सारे एनालिसिस से पता चला कि जो डिफरेंट सप्लायर आपको सप्लाई दे रहे हैं उनमें तो इतनी वेरिएशन नहीं है, लेकिन जो एक ही सप्लायर दे रहा है बैजेस टू बैजेस में जरूर वेरिएशन आ रही है। तो आप उन सप्लायर को कह सकते हो कि आप जो हमें सप्लाई दे रहे हो, आपके एक बैच में प्योरिटी किसकी आ रही है उसमें बहुत वेरिएशन है, दूसरे बैच में बहुत है, आप ही का तीसरा बैच खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो आप उनको ड्रेस कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ तक कि इसका आगे हम मजीद नई एनालिसिस पे जाएंगे कि जिसके बाद का एनालिसिस है। बस यहीं पर आपका मेन कंसर्न होगा कि जी क्या सप्लायर टू सप्लायर वेरिएशन आ रही है या बैजेस विद इन सप्लायर जो है वो इम्प्योरिटी की वेरिएशन जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और आखिर में फिर एक दफ़ा एक जनरली रिपीट कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में भी कोई आपको आइडिया नहीं होगा डेटा देख के ये फैक्टोरियल है, स्प्लिट प्लॉट है या नेस्टेड है। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उस स्टेटमेंट को पढ़ के ही आपको गैस होगा कि ये क्रॉस फैक्टर है यानी कि आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, फैक्टोरियल है। और दूसरा जो है वो आपको ये देख के ही अंदाज़ा होगा कि जी ये जो फैक्टर्स हैं एक फैक्टर दूसरे के अंदर नेस्टेड आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर ज़रूर है। सप्लायर 1 का बैच 1, सप्लायर 2 का बैच 1, दोनों बैच 1 है लेकिन ये एक जैसे तो नहीं है, ये सिमिलर ज़रूर है, तो नेस्टेड है। स्प्लिट प्लॉट का शायद बड़ा क्लियरली डिफरेंस हो जाता है कि आपको वो इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट के वर्ड नज़र आ गए, या ये पता चल गया जी सेकंड फैक्टर बाद में इंट्रोड्यूस किया गया रनिंग एक्सपेरिमेंट में, या आप देखते हो कि ये जो फैक्टर है इस सब के ऊपर अप्लाई हुआ है और उसके अंदर पीस करके लहदा जैसे वो ओवन, और वहाँ पर टाइम की बात थी, वो जो स्टील की एग्जांपल थी कि ओवन को हीट कर लिया गया 1500 टेम्परेचर पर, इसका मतलब जितने उसके अंदर स्पेसिमेन स्टील के रखेंगे सबको 1500 टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन उनमें से किसी को 10 मिनट ये मिलेगा, किसी को 20 मिनट और किसी को 30 मिनट।
तो जो कि जिन्होंने स्प्लिट प्लॉट की वो एग्जांपल देखी है तो उनको क्लियर हो गया होगा। तो होप सो कि आपको जो 3 मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अब आपको क्लियर हो गया है कि कब आपने फैक्टोरियल, कब आपने स्प्लिट प्लॉट और कब आपने नेस्टेड डिज़ाइन यूज़ करना है। इन तीनों में एक तो ज़ाहिर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पहचानना कि जी ये तीनों में से कौन है, और दूसरा इंपॉर्टेंटली इसका अनोवा टेबल प्लेस करना। अगर आप प्रॉपरली इसका अनोवा टेबल प्लेस कर सके, जिसके पहले ही 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आने हैं, और देन फिर शायद हमारे लिए ये काम करना जो है वो आसान हो जाए। जैसे अगर मैं आपको स्प्लिट प्लॉट का दिखा रहा हूँ कि हमने ये स्प्लिट प्लॉट का रखा था, आप समझ लें ये कुछ जो आपका नेस्टेड डिज़ाइन है, इस नेस्टेड डिज़ाइन में चूँकि 2 फैक्टर जो आपके पास आ रहे हैं, एक तो इधर जैसे वो मेन होता है हमने सप्लाई यहाँ रख दिया और यहाँ पर हमने विद इन वाला फैक्टर रख दिया। ये 2 नहीं आएंगे क्योंकि जो फैक्टर है वो वहीं पर चले गया, और एरर और टोटल तो एक ही तरह के हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क होता है कि इसमें 2 एरर आने हैं, इसमें विद इन एरर आना है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो इसको कर सकते हो। होप सो आपको ये आर्टिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़।